तो कैसे हैं आप लोग। आज हम शुरू करने वाले हैं जय प्रक्रम। जय प्रक्रम जो क्लास 10th का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर आप बिहार बोर्ड से हैं या यूपी बोर्ड से हैं, राजस्थान बोर्ड से या किसी प्रकार के बोर्ड से और आप साइंस का परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये वीडियो जस्ट आपके लिए है। अगर आप एग्ज़ाम सेंटर के बाहर भी बैठे हुए हैं तो आप इसको देख लीजिए। ये आपके एग्ज़ाम में 5 से 10 मार्क्स आपको बढ़ा देंगी। तो चलिए हम देखते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है जय प्रक्रम किसे कहते हैं। तो आपका इसमें परिभाषा पूछा जय प्रक्रम का। तो जय प्रक्रम होता क्या है। तो जय प्रक्रम एक प्रक्रिया होती है, वैसे ही प्रक्रिया होती है जो जीवन को बनाए रखती है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी इज द राइट आंसर। अच्छा, अब हम एक चीज़ और देखते हैं जय प्रक्रम के अंदर क्या क्या चीज़ आती हैं। तो जय प्रक्रम के अंतर्गत आपने 4 चैप्टर पढ़ा था और 4 चीज़ें आएंगी। पोषण, श्वसन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। तो ये 4 चीज़ें जय प्रक्रम के अंतर्गत आती है। चलिए ये सब बातें आप याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सा जय प्रक्रम जीवों में ऊर्जा के उत्पादन के लिए उत्तरदायी है। तो जो श्वसन होता है ना, वहाँ से हमें ऊर्जा मिलता है। देखिए दोस्तों होता क्या है, पहले हम भोजन ग्रहण करते हैं तो पोषक तत्व ग्रहण किए। पोषक तत्व जब ग्रहण किए तो पोषक तत्व को अगर हम ऑक्सीजन अर्थात जब ऑक्सीजन हम लेंगे यानी श्वसन के दौरान इससे ऊर्जा मुक्त होता है, ठीक ना। अब जो ऊर्जा मुक्त होता है तो ये एटीपी के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? एटीपी के रूप में। और एटीपी के रूप में होता है और संचित कहाँ होता है? तो होता है माइक्रोकोन्ड्रिया में। ये बातें याद रखिएगा। तो देख रहे हैं एक क्वेश्चन से हमने एक से अधिक क्वेश्चन कर लिया कि जय प्रक्रम में ऊर्जा का उत्पादन श्वसन प्रक्रिया के द्वारा हुआ और किस रूप में हुआ? एटीपी के रूप में। अब एटीपी का फुल फॉर्म ही देखते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म आपको होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइएगा एटीपी का फुल फॉर्म, ठीक है। और जमा कहाँ होता है? तो ये होता है माइक्रोकोन्ड्रिया में। तो एक क्वेश्चन से न जाने हम लोग एक बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। द 3rd नंबर क्वेश्चन इज कि पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। हाँ, तो क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण। पौधा जो अपना भोजन बनाता है वह प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। और पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, अर्थात वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो किसी पे आश्रित नहीं होते, ठीक। अब आप क्या करिएगा, आपको प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण अपने कॉपी में अभी लिखना है या आप वीडियो देखने के बाद लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक क्या नहीं है। देखिए दोस्तों, सूर्य का प्रकाश आपका आवश्यक है, क्लोरोफिल आपका आवश्यक है, जल आवश्यक है, ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ऑक्सीजन इसका उत्पाद होता है, ये आपका उत्पाद है, ठीक। तो आप समझ पाए होइएगा। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो आपका ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। और क्या आवश्यक है? सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, क्लोरोफिल आवश्यक है, जल आवश्यक है और कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी होती है। और बनाता क्या है उत्पाद के रूप में? तो ग्लूकोज और जल और ऑक्सीजन बनाते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अमीबा में पोषण किस प्रकार का होता है। तो आप लोगों ने देखे होइएगा, पढ़े होइएगा कि अमीबा जो होता है उसका आकार निश्चित नहीं होता है, ठीक ना। और वो अपना भोजन उत्पाद के द्वारा ग्रहण करता है, जिसको हम लोग बोलेंगे होलोजोइक पोषण। क्या बोलेंगे? होलोजोइक पोषण। इसमें आप देखिएगा, ये अमीबा है और ये यहाँ पे उसका खाना है, तो वो क्या करेगा, एक समय के बाद इस खाने को अपने अंदर समेट लेगा, बस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, ये याद रखिएगा कि अगर सबसे लंबा भाग पूछेगा तो आपका छोटी आंत हो जाएगा, जिसकी लंबाई 6 से 8 मीटर करीब में होती है। इसमें 6 से 7 मीटर लिखा हुआ है, तो ये मैं सोचिएगा कि मैंने गलत लिख दिया। तो मानव शरीर में अगर पूछेगा कि पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है, तो छोटी आंत होती है, ठीक ना। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ दे कि मानव शरीर में सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, बड़ा भाग, तो बड़ा भाग से याद रखिएगा बड़ी आंत, ठीक ना। तो बड़ा भाग होता है आपका बड़ी आंत, लेकिन सबसे लंबा भाग पूछेगा, सबसे लंबा,
तो ये होता है आपका छोटी आंत, ठीक ना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा एक और चीज़ यहाँ देख लेते हैं, ठीक ना। बड़ी आंत का जो लंबाई होता है लगभग 1.5 मीटर से 2 मीटर के करीब में होता है, ठीक। तो ये भी चीज़ है, तो ये भी याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। श्वसन की कौन सी प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है? आप खुद सोचिए, जब वायवीय श्वसन होगा तो इसमें तो ऑक्सीजन चाहिए। अवायवीय श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है अवायवीय श्वसन। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए आपका इससे लघु तरीके क्वेश्चन भी बन जाएगा, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। आपसे पूछेगा कि वायवीय श्वसन क्या होता है, वैसी श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है वायवीय श्वसन कहलाता है। अवायवीय श्वसन वैसी श्वसन जैसे क्या हो, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, वो अवायवीय श्वसन कहलाता है। तो आंसर बी इज द राइट आंसर। ओहो क्या हो रहा है ये। 7 नंबर पे फिर से आते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक ना। कोशिका में ऊर्जा संग्रहित होता है क्या चीज़ के रूप में? अभी हमने देखा था कोशिका में जो ऊर्जा संग्रहित होता है दोस्तों एटीपी के रूप में संग्रहित होता है। किसके रूप में, कहाँ गया, 1 मिनट, हाँ फिर से नीचे जाना पड़ेगा। हाँ तो फिर से देखते हैं, कोशिका में जो संग्रहित होता है वो एटीपी के रूप में होता है, याद रहेगा ना आपको। तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है आप बताइएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक ना। अच्छा एक और चीज़ होता है, जैसे एक होता है एडीपी, क्या होता है एडीपी। देखिए एटीपी में ज़्यादा ऊर्जा बनता है, ठीक ना। और ऊर्जा बनने के बाद ये माइक्रोकोंडिया, ठीक, माइक्रोकोंडिया में संचित हो जाता है। और माइक्रोकोंडिया को बोलते हैं पावर हाउस। ओके, पावर हाउस। अगर आपको भी पावर हाउस बनना है एग्ज़ाम में तो पढ़ना तो पड़ेगा भाई। हाँ तो हम देखते हैं कि एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, और एक होता है एडीपी जिसका मतलब होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। बस ट्राई की जगह पे आपका डाई हो जाता है, ठीक। अब देखते हैं डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये सारे फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, ठीक। और आप नोटबुक में नोट कर लीजिएगा ऐसी बातें, ताकि आपको एग्ज़ाम में आए। अगर आप एग्ज़ाम सेंटर के बाहर ही बैठ के देख रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। इससे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में सीधे सीधे आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ना, मनुष्यों में गैसों का विनिमय कहाँ होता है? कहाँ होगा भाई, फेफड़ा में ही होगा ना, ठीक। छोटी आंत में क्या होता है, भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है। हृदय में क्या होता है, रक्त साफ होता है, रक्त। गुर्दे में क्या होता है, जो अपशिष्ट भोजन है पचने के बाद वहाँ पे उसका वो होता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि मनुष्य में गैसों का विनिमय कहाँ होगा, फेफड़ा में होगा। तो मैंने आपको ये भी साथ में समझाने की कोशिश किया कि बाकी ऑप्शन जो है उसको भी बारे में बताने की कोशिश किया, ठीक। नेक्स्ट आते हैं। अच्छा इसका व्याख्या पढ़ लेते हैं क्या दिया है। क्या है, फेफड़ों में एलियाओली में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन इस, मनुष्य में रक्त परिसंचरण का मुख्य अंग कौन सा है? तो कौन सा है, जस्ट मैंने बताया कि हृदय होता है रक्त परिसंचरण का मुख्य अंग, ठीक। मस्तिष्क क्या होता है, सोचने के लिए, ये इसका काम सोचने का होता है। गुर्दा का काम क्या होता है, जो हमारे अंदर का अपशिष्ट पदार्थ है उसको साफ करना का काम होता है, जैसे रक्त को साफ करने का काम होता है, ठीक। और लीवर का काम यानी यकृत का काम आप बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। पौधों में जल परिवहन कौन करता है, कौन करेगा भाई, जाइलम करेगा। जाइलम का काम होता है पानी चलाने का, जैसे भोज में आप लोग पानी चलाते हैं, खैर बच्चे ही होइएगा। तो जल का काम होता है जाइलम का, ज से जाइलम, ज से जल, आप याद रखिए, ठीक। फ्लोएम होता है फूड यानी भोजन, भोजन के संवहन का काम कौन करता है, आपका फ्लोएम। फ्लोएम है आपका बड़ा भाई जो आपका भोज में भोजन चलाता है, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हृदय के कौन से भाग में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है? देखिए भाई पहले एक बार समझाता हूँ मैं। जो हृदय होता है ना उसमें 2 आलिन और 2 नीले होते हैं, ठीक ना। तो हृदय में 2 आलिन और 2 नीले होते हैं, ठीक। अब क्या होगा कि जो अशुद्ध रक्त का प्रवाहित करने का काम होता है वो दाएं अलिन और दायां नीले का होता है। किसका होता है, दायां साइड जो होता है ना अशुद्ध रक्त को प्रवाहित करता है, ठीक।
अब बायां साइड वो शुद्ध रक्त को। तो ये आपका शुद्ध पूछा है तो दायां अलिंद और दायां नील हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे व्याख्या में भी दिया हुआ है कि दायां अलिंद और दायां नीले अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त का मतलब क्या हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को फेफड़ों की ओर पंप करता है फेफड़ा में। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज द मनुष्य में उत्सर्जन का प्रमुख अंग कौन सा है। हमने थोड़ा देर पहले ही आपको बताया था कि गुर्दा। गुर्दा यानी वृकक, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, फेफड़ा का काम होता है श्वसन वाले काम में। ठीक, छोटी आंत में भोजन जाके पचता है। अमाशय में अमाशय रस या जठर रस का निर्माण होता है जठर ग्रंथि से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14, पसीने में कौन सा प्रमुख उत्सर्जन पदार्थ होता है। तो पसीने में क्या होगा भाई, लवण और जल। लवण मतलब समझते हैं भाई, साल्ट अर्थात नमक। अब पसीना कभी आपके जीवा पे गया होगा तो आपको स्वाद पता चला होगा कि ये नमकीन होता है। ठीक, और अच्छा, पसीना का काम क्या होता है। हमारे शरीर में हर चीज़ का काम है। पसीना का काम होता है शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 15 इज द पौधे में अपशिष्ट पदार्थ निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे उत्सर्जन। देखिए पहले क्या होगा, हम लोग भोजन को करेंगे, जो पोषक तत्व है उसको ग्रहण करेंगे, उसको कहलाएगा मेरा पोषण। ठीक, पोषण के बाद हम श्वसन यानी सांस लिए, उससे हमको ऊर्जा मिल गया। फिर ऊर्जा मिलेगा तो वो किसके द्वारा होगा, परिवहन। यानी जो मेरा खून है, रक्त है, उस सारे ऊर्जा को कहाँ लेके जाएगा, शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक लेके जाएगा। अब जब परिवहन हो गया तो इसके बाद क्या होना है, जो अपशिष्ट पदार्थ बचा उसका उत्सर्जन भी तो होगा, तो वो होगा उत्सर्जन। ठीक, जिसको हम लोग मल के रूप में बाहर निकाल देते हैं। तो हम लोग ज़्यादा नहीं चाह गए क्या, ज़्यादा नहीं चाह गए, तो क्या होगा, उत्सर्जन। ठीक ना। अच्छा, पेड़ पौधे उत्सर्जन किसके रूप में करते हैं, आप देखते होइएगा पेड़ पे जब आप जो गोंद होता है वो सब छाल के रूप में वो लोग उत्सर्जन करते हैं। ठीक ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 इज द निम्नलिखित में से कौन सा पोषण का प्रकार है। तो स्वपोषी आपका पोषण का प्रकार है किसमें, क्या है क्वेश्चन, फिर से देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पोषण का प्रकार है। अच्छा, स्वपोषी और परपोषी पोषण के प्रकार है। ठीक है, पोषण के दो प्रकार है, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी में क्या होता है, जैसे पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तो पूछेगा स्वपोषी क्या होता है। तो वैसा पोषण की वो विधि जिसमें क्या करते हैं कि जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, स्वपोषी से पौधे हो गए। परपोषी क्या होता है, जो अपना भोजन दूसरों पे आश्रित रहता है, समझ रहे हैं ना, जो अपने भोजन के लिए क्या करेगा, दूसरों पे आश्रित रहेगा, जैसे हम मनुष्य हैं। ठीक, तो पौधे स्वपोषी होते हैं, आत्मनिर्भर। हम मनुष्य जानवर हैं ही परपोषी, दूसरे पे निर्भर रहने वाले। चलिए अभी जैसे तुम ही हो तो घर पे रज़ाई में पड़े होगे, देख रहे होगे वीडियो, मम्मी खाना ला के देगी, खाओगे। खैर, मनुष्य में भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है। तो कहाँ से प्रारंभ होगा, आपके मुंह से प्रारंभ होता है। भोजन का नाम लिया, भोजन वाला का क्वेश्चन आ ही गया। और ख़त्म कहाँ होगा, तो आपका छोटी आंत में ख़त्म हो जाएगा। ठीक, आपके मुंह से शुरू होगा, यहाँ से, आँख तो बनाया ही नहीं, और यहाँ पे आपका छोटी आंत रहेगा, यहाँ पे आके ख़त्म हो जाएगा। ठीक ना। ठीक, अवशोषण होगा आपकी बड़ी आंतों में। खैर, तो मजाक मस्ती के साथ पढ़ाई भी। हरे पौधे में कौन सा पोषण करते हैं, क्या है, हरे पौधे कौन सा पोषण करते हैं। तो स्वपोषी पोषण अभी जस्ट हमने थोड़ा पहले बताया आपको। ठीक, सूर्य के प्रकाश में वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की अंतिम उत्पाद कौन से हैं। तो अंतिम उत्पाद ग्लूकोज बनाएगा, ऑक्सीजन बनाएगा, और साथ में जल भी बनाता है। ठीक ना। तो अगर साथ में जल भी लिख दे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। एक मिनट, कहाँ गया, द क्वेश्चन नंबर 20 कि मानव श्वसन प्रणाली में ऑक्सीजन कहाँ अवशोषित होती है। मानव श्वसन प्रणाली में ऑक्सीजन जो होता है वायु कोश का,
में अवशोषित होती है, ठीक है। और ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं तो निकालते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। माइक्रोकोन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है पावर हाउस, कुली पावर हाउस वाला पावर हाउस, ठीक। या विद्युत गृह बोलते हैं, ठीक है ना इसको। और इसमें ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होता है, जैसा मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था। आगे है मछलियों में श्वसन किसके माध्यम से होता है, तो वो गलफरा के माध्यम से करता है, गिल्स के माध्यम से। ओके, नेक्स्ट है रक्त में ऑक्सीजन परिवहन के लिए कौन जिम्मेदार है, तो यह है हमारा हीमोग्लोबिन, ठीक। हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा जो रक्त होता है आरबीसी रेड ब्लड होता है, ठीक ना। हीमोग्लोबिन में ही आयरन का मात्रा होता है, अर्थात लोहा का मात्रा, जिसके कारण से हीमोग्लोबिन लाल होता है और हमारा खून लाल होता है, ठीक ना। तो रक्त हमारे 3 प्रकार के हैं, तीनों का नाम आप लिख के बताइए, ठीक। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। रक्त का कौन सा घटक रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती है, तो जो प्लेटलेट्स है भाई आपका क्या करेगा, आपके खून को थक्का बनाता है। चलिए सबका काम समझते हैं। ये जो आरबीसी है, जो हमने देखा कि श्वसन प्रक्रिया के दौरान जो ऊर्जा बना, ठीक ना, उसको कोशिका के हर एक भाग तक कौन ले जाएगा, आरबीसी, ठीक। ये जो श्वेत रक्त कणिकाएं है, 1 मिनट, ये आरबीसी है आपका, ये श्वेत रक्त यानी डब्ल्यूबीसी, ठीक। ये क्या करेगा कि जो हमारे अंदर जैसे रोग प्रतिरोधक का काम करता है, समझे, रोग प्रतिरोधक क्षमता का, हमारे अंदर के बीमारी को ढूंढ ढूंढ के मारता है। अगर इसकी मात्रा कम गई तो हम जल्दी जल्दी बीमार पड़ेंगे। और प्लेटलेट्स का काम क्या होता है कि अगर हमारा हाथ कट गया ना, तो जो खून जम जाता है, तो यही काम करता है प्लेटलेट्स, वो खून जमाने का काम करता है। अगर खून नहीं जमेगा तो क्या होगा, खून का बहाव बहुत ज़्यादा हो जाएगा और हम लोग का मृत्यु हो सकता है, हम लोग कमज़ोर हो सकते हैं, ये सब चीज़ें होंगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं, तो हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। हमने आपको इससे पहले ही बताया, 2 नीले होते हैं और 2 आलिंद होते हैं, ठीक। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ भी है, 2 आलिंद होते हैं और 2 नीले होते हैं, ठीक है ना, ऊपरी भाग और निचला भाग। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है, तो हमने आपको बताया कि आप जाइलम अर्थात जल का परिवहन कर रहे हैं, ज से जाइलम, ज से जल, फ्लोएम यानी भोजन, ठीक। फ्लोएम जो है भोजन का परिवहन करता है, ठीक ना। तो आपका फ्लोएम इज द राइट आंसर। चलिए इसका व्याख्या है, फ्लोएम पौधों में कार्बोहाइड्रेट और अन्य पोषक तत्वों का परिवहन करता है, ठीक है। मनुष्य में मूत्र का निर्माण कहाँ होता है, तो आपका गुर्दा अर्थात वृक्क, जिसको हम लोग किडनी भी बोलते हैं, ठीक, या वृक्क, ये तीनों एक ही चीज़ है, समझे। जैसे अल्लाह ईश्वर एक है, वैसे ये तीनों एक ही चीज़ है। पौधों में जल का निष्कासन किसके द्वारा होता है, तो देखिए भाई, पौधों में जो जल का निष्कासन होता है ना, उसके पत्तियों में जो स्टोमाटा होता है, उसके द्वारा होता है, ठीक ना। देखिए कभी कभी ना इसका आपको फिगर बनाने के लिए पूछ जाता है। एक पत्ती है, मुझे बनाना नहीं आता, मैं समझा रहा हूँ। तो इसका बीच में जो छेद होता है स्टोमाटा, तो इसमें से ना जल निकलेगा, ठीक ना, तो इससे निकलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसको हम लोग बाष्पोत्सर्जन भी करते हैं। हाँ, ये अच्छी बात है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 इज कौन सा पदार्थ मनुष्य में नाइट्रोजन उत्सर्जन करने के लिए उत्तरदायी होता है, तो यूरिया, ठीक ना। तो यूरिया गुर्दों द्वारा मूत्र से बाहर निकल आता है, ठीक ना। जो हम लोग का किडनी है, किडनी के द्वारा ही यूरिया को हम लोग बाहर निकालते हैं, ठीक, मूत्र के द्वारा। पौधा में अपशिष्ट पदार्थ किस रूप में संग्रहित रहता है, तो गोंद और रेजिन के रूप में, ठीक ना। और जो पेड़ है, जैसे मान लो कि ये पेड़ है, ठीक ना, और हम क्या किए, इस पे कट कर दिए, ठीक, तो यहाँ से कुछ लिक्विड निकलेगा, तो वो जम जाता है, ठीक ना। क्या छोड़, आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग कौन से हैं,
तो किडनी होंगे आपके। ठीक है। क्या कहता है, गुर्दे रक्त को छानने और शरीर के अपशिष्ट पदार्थ यूरिया को जल लवण के मूत्र के रूप में बाहर निकालने का कार्य करता है। याद रखिएगा, ये लघुतरी में पूछा जा सकता है कि गुर्दे या किडनी का क्या कार्य है। तो आपको ये बात, जो व्याख्या लिखा हुआ है, ये याद कर, ये आपको लिखना है उसमें। ठीक है। मानव गुर्दे की सृजनात्मक एवं क्रियात्मक क्रिया को क्या कहलाती है? तो नेफ्रॉन कहलाती है भाई मेरे। ये सब होती है नेफ्रॉन। आपसे पूछेगा नेफ्रॉन क्या है, तो नेफ्रॉन क्या है? गुर्दे की सृजनात्मक और क्रियात्मक इकाई है जो रक्त को छानकर मूत्र बनाते हैं। रक्त से यूरिया को छानकर, इसमें यूरिया नहीं लिखा हुआ है, आप समझ जाइएगा। ठीक ना। देखिए, कभी कभी एक और मैं से एक और क्वेश्चन आपको बताता हूँ। ठीक, क्या होगा, ये वृक्का किसी का काम करना बंद कर देता है। ठीक ना। तो जब ये वृक्का काम करना बंद कर देता है तो हम लोग डायलिसिस प्रक्रिया द्वारा इस रक्त से यूरिया की मात्रा को निकालते हैं। समझे? ये क्वेश्चन पक्का आ गया आएगा, तो याद रखिएगा आप। किस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना शरीर से जल निकालते हैं? तो हमने इससे पहले भी देखा था, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा। कैसे निकालते हैं? तो स्टोमाटा के रूप से। पौधा पत्ती का हमने चित्र भी बनाया था। मनुष्य में मूत्राशय का कार्य क्या होता है? क्या होता है भाई? मूत्र का संग्रह करना होगा, और क्या होगा? कहाँ गया ऑप्शन? हाँ, यहाँ पे सी नंबर। ठीक है। अब आगे है, पौधा में अवशेष पदार्थ कैसे निकलते हैं? गोनोरेजिन के रूप में निकलेंगे, और कैसे निकलेंगे? अच्छा, एक और, स्टोमाटा द्वारा भी निकलेंगे, वाष्पोत्सर्जन द्वारा भी निकलेंगे। तो तीनों हो जाएगा भाई इसमें, उपरोक्त सभी होगा। वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल निकलेगा, स्टोमाटा द्वारा भी निकलेगा जल, और गोनोरेजिन के रूप में तो निकलेगा ही निकलेगा। तो सभी हो जाएगा। किस ऊतक द्वारा पौधों में भोजन का परिवहन होता है? फिर से वही क्वेश्चन आया जी, फॉलो एम। ठीक। मनुष्य में रक्तचाप को मापने वाला यंत्र कौन सा है? हाँ, स्फिगोमोमेनोमीटर। याद रहेगा क्या? जो हम लोग ब्लड प्रेशर जांच करते हैं, बीपी जांच करते हैं ना, तो आप देखते होइएगा, एकदम बाजू में लगा के बीपी चेक किया जाता है। आपके बुक में फ़ोटो भी होगा इसका। ठीक, स्फिगोमोमेनोमीटर का। तो रक्त में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो ये कहता है आपका हीमोग्लोबिन। कौन कहता है? हीमोग्लोबिन। अच्छा, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होगा? एनीमिया। क्या होगा? एनीमिया। एज ए नॉलेज पर्पज़ के लिए, एनीमिया कैसे होगा? आयरन की कमी से। रक्त में आपका आयरन का कमी हो जाएगा, तो एनीमिया। इसके लिए आपको पालक जैसी सब्जियां खानी चाहिए, पालक या हरे पत्तेदार सब्जी। ठीक। श्वसन की कौन सी प्रक्रिया में अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है जी? तो ऑब्वियस सी बात है, वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा बनेगा, अवायवीय में कम होता है। अवायवीय में ही आपका लैक्टिक एसिड बनता है, इस कारण से पैर में क्या होता है? ऐंठन महसूस होता है। ठीक ना। किण्वन और विसरण का परिभाषा आप लोग लिख के याद कर लीजिएगा। अच्छा, एक और चीज़ बताता हूँ मैं। अगर आप लघु तरीके का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे कुछ टॉपिक मिला होगा, जैसे कुछ अवायवीय श्वसन हो गया, वायवीय श्वसन हो गया, किण्वन विसरण, ये सब का परिभाषा लिख करके याद कर लीजिएगा। यकृत के क्या कार्य है, फेफड़े का क्या कार्य है, मस्तिष्क का क्या कार्य है, इसका फिगर बनाना। समझे? ये सब क्वेश्चन पूछता रहता है, खास करके बिहार बोर्ड के एग्जाम में। क्वेश्चन है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला अंग आपका मस्तिष्क है। ठीक ना। आगे है, ऑक्सीजन का उपयोग कहाँ होता है? ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन में ही होगा, और कहाँ होगा? हृदय में कौन सा वाल्व रक्त के पीछे बहने से रोकता है? अच्छा क्वेश्चन है ये। तो क्या हृदय में कौन सा वाल्व रक्त को पीछे बहने से रोकता है? तो ट्राइकस्पिड वाल्व, ये सही है। बाइकस्पिड वाल्व, ये भी सही है। तो सभी होगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है ना। ये याद कर लीजिएगा। बेसिकली बिहार बोर्ड का ये उतना ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी आप यह ध्यान में रखिए। मनुष्य में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो सबसे बड़ा अंग त्वचा है भाई। ये चीज़ सबसे बड़ा अंग त्वचा है। ठीक ना। लीवर बाद में आएगा, कुछ लोग यकृत में आ सकते हैं, लेकिन ये याद रखना। श्वसन में कौन सा गैस उत्पन्न होती है? तो श्वसन के दौरान हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। ठीक। ठीक है। रक्त में कौन सा अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो लोहा। समझ रहे हो भाई? लोहा। लोहा मीन्स आयरन। अगर हमारे हीमोग्लोबिन में आयरन का कमी हो जाएगा ना, तो हमें रक्त अल्पता यानी एनीमिया,
समझ रहे हैं ना। ये लोहा के कारण ही हीमोग्लोबिन बनता है और उसके कारण खून लाल होता है, ठीक ना। रक्त में यूरिया का स्तर कौन एंटर करता है, तो कौन करेगा भाई, गुर्दा करेगा, किडनी करेगा, ठीक। अगर यही काम करना बंद कर देता है तो हमें डायलिसिस प्रक्रिया से अपनाना पड़ता है। रक्त में यूरिया बनाने का मुख्य स्थान कौन सा है। अच्छा, यूरिया कहाँ बनता है, तो यकृत में, लीवर में बनता है। इसको बोलते हैं हम लोग लीवर। क्या बोलते हैं, लीवर। देखिए मुझे फिगर ही बनाना था जो मैं बना के दिखाऊं। आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में जल हानि को कम करने में सहायक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में जल हानि को कम करने में सहायक होता है। तो स्टोमाटा तो नहीं होगा, फ्लोएम, हाँ तो क्यूटिकल हो जाएगा भाई, ठीक है। क्यूटिकल पौधों की पत्तियों पर एक मोम जैसी परत होती है, ठीक है, जो जल की हानि को कम करने में मदद करती है, ठीक। 49 नंबर क्वेश्चन है जी, निम्नलिखित में से कौन सा अंग रक्त शोधन के लिए जिम्मेदार है। फिर से वही क्वेश्चन बार बार भाई, गुर्दा होगा, किडनी होगा, जो कि रक्त को साफ करता है, उससे यूरिया निकाल के या विषैला पदार्थ निकाल के मूत्र के रूप में बाहर निकालता है। हर बार यही क्वेश्चन। एंड द फाइनली लास्ट क्वेश्चन इज, यदि किसी व्यक्ति के गुर्दे विफल हो जाते हैं तो उसे कौन सी प्रक्रिया आवश्यकता होती है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, डायलिसिस प्रक्रिया। ओके, अगर किसी का किडनी खराब हो जाता है तो उसे डायलिसिस प्रक्रिया, इसको कृत्रिम विकक भी बोलते हैं। बोलेंगे कृत्रिम विकक क्या होता है। तो जब किसी का वृक्क खराब हो जाता है, किडनी खराब हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, डायलिसिस प्रक्रिया द्वारा एक उसका रक्त को शुद्ध करते हैं, मतलब अशुद्धि बाहर निकालते हैं, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर नहीं भी अच्छा लगा हो, फिर भी हमारे वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब तो कर ही लें। अगर कर लेते हैं तो आपको भी हम सुनाएंगे क्रिस का गाना, ठीक ना। क्रिस का गाना तो सुने होइएगा, नहीं सुने हैं तो क्या ही, हम तो नहीं सुनाने वाले। ठीक है, फिर टाटा, बाय बाय, गुड बाय, एंड अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, ठीक है।